अपनी फैमिली में एक नए मेंबर का आना बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस होता है और इसे वर्ड्स में एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बट साथ ही साथ ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लाता है कि आपको इमोशनली एज वेल एज फाइनेंशियली अब रेडी होने की ज़रूरत है। विद द डे टू डे एक्सपेंसेस लाइक फूड, हेल्थ, एजुकेशन कंसिस्टेंटली राइजिंग इन इंडिया, पेरेंट्स के लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि वो अपने बच्चे के लिए एक फाइनेंशियल प्लानिंग करके रखें। अगर आप भी एक पेरेंट बनने वाले हैं या बनने का प्लान कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर हाउ मच इट इज़ गोइंग टू कॉस्ट। एंड ये चीज़ आपके लिए नहीं बल्कि आपके आने वाले बच्चे के लिए ज़रूरी हो जाती है ताकि आप उससे एक अच्छी लाइफ दे सके। यू कैन नॉट पुट अ प्राइस टैग ऑन हैविंग अ चाइल्ड, राइट? इट इज़ अ priceless experience that adds immense joy and meaning to your life. However, smart parents वो हैं जो इमोशनली, फिजिकली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फाइनेंशियली रेडी हैं। सो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक पेरेंट बनने वाले हैं या फिर बनने का प्लान कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं एंड आप एक अच्छा बजट कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं सो दैट यू कैन एंजॉय योर पेरेंटहुड डेज विदाउट हैविंग टू वरी अबाउट एनीथिंग। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Hey everyone, my name is Karthik and you're watching Wealthy Parenthood by Karthik. So आज इस वीडियो में मैं मेजरली दो एक्सपेंसेस के बारे में बात करूंगा, प्री डिलीवरी एक्सपेंसेस एंड पोस्ट डिलीवरी एक्सपेंसेस। सो प्री डिलीवरी एक्सपेंसेस मेजरली वो एक्सपेंसेस के बारे में हम बात करेंगे जो 9 मंथ्स के प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में एंड आपका बच्चा पैदा होने तक जो भी एक्सपेंसेस होंगे उनको आज अब हम कवर करेंगे। एंड पोस्ट डिलीवरी एक्सपेंसेस यानी कि आपका बच्चा पैदा होने के जस्ट बाद से लेकर 1.5 साल तक यानी कि 18 मंथ्स के ड्यूरेशन तक जो भी एक्सपेंसेस होंगे उन्हें आज हम इस वीडियो में कंसिडर करेंगे। सो इन प्री एंड पोस्ट डिलीवरी एक्सपेंसेस को भी मैंने फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। वन टाइम एक्सपेंसेस यानी कि जो सिर्फ एक बार एक्सपेंसेस आपके सामने आएंगे एंड दूसरा है रिकरिंग एक्सपेंसेस जो बार बार हर हफ्ते हर महीने आपको करना पड़ेगा 1.5 साल तक के पीरियड में। सो चलिए सबसे पहले मैं बात करूंगा प्री डिलीवरी एक्सपेंसेस के बारे में और उसके लिए मैं आपको अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे लेके चलता हूं। तो जैसा कि मैं बता रहा था इन्हें मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड करा है, एक है वन टाइम एंड दूसरी है रिकरिंग। सो सबसे पहले बात करते हैं वन टाइम एक्सपेंसेस। सो मेजरली अगर हम बात करें इंडियन हाउस होल्ड के बारे में तो ये सारे वन टाइम प्री डिलीवरी रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं। सबसे मेजर एक्सपेंस जो आता है सी सेक्शन डिलीवरी। सो ये एक मेजर खर्चा आ जाता है इससे रिलेटेड एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं समझता हूँ सिजेरियन सेक्शन ही आजकल 90% ऑफ द केसेस में हो रहा है, तो उस वजह से मैंने उसको इंक्लूड किया हुआ है। सो अगर हम सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी की बात करें तो ऑन एन एवरेज उसका जो कॉस्ट आता है आज के टाइम में 70,000 रुपीज़ आता है, जिसमें आपको 3 से 4 दिन का एडमिशन आपका हॉस्पिटल में होता है, आपको 3 से 4 दिन रहना पड़ता है। सो 70,000 इंक्लूड्स योर ऑपरेशन कॉस्ट, योर रूम चार्जेस, योर मेडिसिन। सो एक एवरेज कॉस्ट में बता रहा हूँ, ये 50,000 भी हो सकती है, 1 लाख 1.5 लाख तक भी जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन द हॉस्पिटल एंड द सिटी यू आर लिविंग इन। बट ऑन एन एवरेज मैं समझता हूँ 70,000 रुपये इज एन एवरेज अमाउंट जो कि हम कंसिडर कर सकते हैं सी सेक्शन डिलीवरी से रिलेटेड। एंड नेक्स्ट जो खर्चे होते हैं वो अगर हम देखें उनके बारे में बात करें, बेबी शावर यानी कि गोद भराई। मोस्टली आजकल हम देखते ही हैं कि लोग गोद भराई ज़रूर कराते हैं डिलीवरी से पहले ही। कुछ लोग बेबी शावर बोलते हैं, कुछ लोग आज भी पुराने टाइम में आपने देखा होगा तो वो गोद भराई के नाम से जाना जाता है। तो उस एक्सपेंस को भी मैंने कवर कर लिया है बिकॉज ये भी एक वन टाइम एक्सपेंस ही है प्री डिलीवरी के टाइम में जो आपको देना पड़ता है। तो बेबी शावर से रिलेटेड जो अगर आप मान लीजिए घर पे करा रहे हैं तो घर पे अगर मैं मानूँ तो 20,000 से ज़्यादा मैं नहीं समझता घर पे आपकी कॉस्ट आएगी एक गोद भराई की। वही अगर आप होटल में करा रहे हैं या बाहर किसी वेन्यू में कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख डिपेंडिंग अपॉन योर बजट वो जा सकती है। बट एक मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ तो इसलिए मैंने 20,000 अगर आप घर पे कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो एक्सपेंस आएगा तो मैं समझता हूँ 20,000 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अब अगले पे आते हैं जो कि है फ़ोटोशूट। सो आजकल आपने भी देखा होगा काफ़ी ट्रेंड चला आ रहा है, जो प्रेग्नेंट पेरेंट्स होते हैं वो एक फ़ोटो शूट कराते हैं प्रॉपर अपनी प्रेगनेंसी पीरियड में बिकॉज वो चाहते हैं उन 9 मंथ्स की मेमोरीज़ को वो स्टोर करके रखे कहीं ना कहीं। तो इसलिए मैंने ये भी फ़ोटो शूट से रिलेटेड एक मिनिमम 10,000 का एक्सपेंसेस में इंक्लूड किया हुआ है। तो आप देख सकते हो फ़ोटो शूट से रिलेटेड यहाँ पे मैंने 10,000 रुपये ऐड करे हुए हैं। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट, इफ़ यू वांट टू डू इट यू कैन डू इट, इफ़ यू डोंट वांट टू डू इट यू कैन स्किप इट। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे अगर हम आए तो हम बात करते हैं बेबी मून के बारे में। सो आजकल भी आपने देखा होगा काफ़ी नया ट्रेंड चला आ रहा है बेबी मून से रिलेटेड
एंड बेबी मून मतलब जैसा कि शादी के बाद आपका हनी मून होता है, तो ये प्रेगनेंसी के टाइम में बेबी मून होता है। हनी मून पे भी आप घूमने जाते हो एंड बेबी मून पे भी आप एक वेकेशन प्लान करते हो, ज़रूरी नहीं दूर का हो, पास का भी हो सकता है। तो उससे रिलेटेड भी मैंने एक एक्सपेंस ऐड कर दिया है। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट वेदर यू वांट टू गो फॉर इट और नॉट, सो यू कैन एडजस्ट द प्राइसेस अकॉर्डिंगली। सो मैंने एक बेबी मून का जो एक अप्रॉक्सीमेटली खर्चा 50,000, अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, कहीं गोवा फॉर एग्जांपल अगर आप गोवा जाते हैं, तो उससे रिलेटेड जो खर्चा है मैंने 50,000 रुपये लिख लिया है यहाँ पे। एंड अगेन आप यहाँ पे ज़ीरो भी कर सकते हो अगर चाहो तो, बट यहाँ पे मैं समझता हूँ अगर मैं 50,000 रुपये भी कर लूँ, देखते हैं नीचे क्या टोटल आएगा उसके अकॉर्डिंग। सो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेंस पे आते हैं, जो कि है IVF। सो IVF से रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस हो जाते हैं। आज के टाइम में बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो IVF के थ्रू पेरेंट्स बनते हैं, तो उनका भी जो एक्सपेंस होता है मैं समझता हूँ 2 से 2.5 लाख रुपए आज के टाइम में मिनिमम खर्चा आता है IVF से रिलेटेड। सो ये भी एक मेजर एक्सपेंसेस है जो आपको प्री डिलीवरी एक्सपेंसेस में कंसिडर करना चाहिए इन केस यू आर बिकमिंग प्रेग्नेंट थ्रू IVF। सो आप इसे हटा भी सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। सो अगर हम बात करें वन टाइम एक्सपेंसेस के टोटल की, तो मैं समझता हूँ मेजरली सी सेक्शन डिलीवरी जो कि 70,000 रुपये है एंड बेबी शावर 20,000 रुपीज़। ये दो चीज़ें जो है मोस्टली सारे पेरेंट्स आज के टाइम में कराते ही हैं। 90% ऑफ द केसेस में तो हम मेजॉरिटी को ही लेके चलते हैं। तो इन दोनों एक्सपेंसेस को हम ऐड अप कर देते हैं एंड बाकी जो फोटोशूट, बेबी मून एंड IVF रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, तो आप इनको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिर्फ 2 एक्सपेंसेस को लेकर चल रहा हूँ, जो कि है सी सेक्शन डिलीवरी जो लगभग 70,000 रुपये बैठेगा एंड बेबी शावर यानी कि गोद भराई जो 20,000 रुपये के आसपास बैठेगा। तो इन दोनों का अगर हम टोटल करें तो लगभग 90,000 रुपये के आसपास, 90,000 रुपीज़ के आसपास यहाँ बैठ जाएगा। सो अब बात करते हैं रिकरिंग एक्सपेंसेस की, यानी कि जो हर मंथ हर हफ्ते आपको देने पड़ते हैं। मैं पर मंथ की कॉस्ट लेके चल रहा हूँ। सो सबसे पहले जो रिकरिंग एक्सपेंस में मानता हूँ सबसे मेजर होगा आपके लिए, वो है डॉक्टर्स फी पर विजिट, यानी कि हर बार आप जो डॉक्टर पे आप दिखाने जाओगे अपनी वाइफ को, सो जो भी उसका खर्चा होगा पर डॉक्टर विजिट का जो फीस होगी, तो ऑन एन एवरेज मैं 600 रुपये लेके चल रहा हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हो 600 रुपये, जो कि बहुत एक नॉमिनल कॉस्ट है आज के टाइम में। मैं समझता हूँ 600 से ज़्यादा ही होगी हर जगह, मोस्ट ऑफ द सिटीज़ में 800 1000 रुपये इज़ मोस्ट कॉमन, बट मैं मिनिमम से मिनिमम लेके चल रहा हूँ जो कि एक 600 रुपये है। और मैं समझता हूँ पूरे प्रेगनेंसी पीरियड में, 9 मंथ्स के प्रेगनेंसी पीरियड में कम से कम 14 बार तो आप दिखाओगे ही। आप जाओगे डॉक्टर पे अपना अलग अलग विजिट के लिए, जो आपको वो बुलाएगा, शुरू के टाइम में ज़्यादा बुलाएगा, फिर हो सकता है हर एक मंथ्स के गैप पे बुलाए, बिकॉज स्टार्टिंग में मोस्टली यही होता है हर 15 डेज में बुलाते हैं, 1-2 महीने तक, बट फिर जैसे जैसे टाइम बीतता है 3rd मंथ के बाद फिर 1 मंथ के गैप पे बुलाते हैं एंड लास्ट में 8th-9th मंथ में फिर से 15 डेज 1 वीक के गैप पे बुलाने लगते हैं जैसे जैसे डेट्स नियर आने लगती हैं। तो सो मैं समझता हूँ 14 टाइम्स इज़ अ डिसेंट काउंट जो हम कंसिडर करना चाहेंगे 9 मंथ्स के प्रेगनेंसी पीरियड में, बिकॉज 14 टाइम्स तो आप एटलीस्ट जाओगे ही डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। एंड 1 टाइम का अगर 600 कॉस्ट है डॉक्टर्स की फ़ीस, तो 14 टाइम्स से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यही कॉस्ट 8400 रुपीज़ बैठेगी। सो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं जो कि है मेडिसिन। सो मेडिसिन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मेडिसिन का खर्चा यहाँ पे मैंने 2,000 रुपये महीने का लगाया, ज़्यादा भी हो सकता है अगेन डिपेंडिंग अपॉन द सिटी यू आर लिविंग इन एंड द डॉक्टर यू आर गोइंग टू, और उस पर डिपेंड करता है वो आपको कैसी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे 2,000 रुपये का खर्चा लिया है। एंड मेडिसिन में समझता हूँ जैसे 9 मंथ्स का प्रेगनेंसी पीरियड है तो 8 महीने तो आपको एटलीस्ट खानी पड़ेंगी, तो वो खर्चा मैंने 2,000 से अगर आप मल्टीप्लाई करो तो 16,000 रुपये बैठता है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस अल्ट्रासाउंड स्कैन्स। सो ये भी मैंने 1,000 रुपये पर मंथ का खर्चा लिया है एंड एटलीस्ट 7 बार तो आप पूरे प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड कराओगे ही, तो ये 7,000 रुपये खर्चा हो जाएगा। इसके बाद ब्लड टेस्ट पर मंथ की यहाँ पे मैंने कॉस्ट की है 1,000 एंड मैं समझता हूँ 5 बार तो एटलीस्ट आप ब्लड टेस्ट दो गई, तो इसका खर्चा 5,000 रुपये बैठ जाएगा। अगेन आप इसे कम भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट एट जैसे आपको डॉक्टर सजेस्ट करता है, केस टू केस बेसिस पे अलग अलग हो सकता है। एंड ये नेक्स्ट खर्चा जो लिया है मैंने मैटरनिटी क्लोज, यानी कि जो मदर होगी उसके लिए आप कुछ क्लोज भी खरीदोगे, लूज क्लोज, बिकॉज जाहिर सी बात है उसका वेट बढ़ेगा, उसका बॉडी साइज़ बढ़ेगा, तो क्लोज भी उसको लूज फिटिंग क्लोज पहनने पड़ेंगे। तो उससे रिलेटेड जो भी खर्चा है डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट आप कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 4,000 रुपये यानी कि 4 महीने के हिसाब से 1,000 रुपये पर मंथ के कैलकुलेट करा है, तो 4,000 रुपये टोटल कॉस्ट बैठेगी आपके 9 मंथ्स प्रेगनेंसी पीरियड की। तो ये जो हम रिकरिंग एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ज़्यादातर पेरेंट्स इन कॉस्ट को लेके चलेंगे, तो मैं भी मेजॉरिटी के साथ ही जाता हूँ और इन सारे कॉस्ट को कंसिडर करता हूँ। तो अब मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे एवरेज कॉस्ट पर मंथ। तो ये एवरेज कॉस्ट मैंने इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज किसी मंथ में हो सकता है ये कॉस्ट कम जाए, किसी में हो सकता है ज़्यादा जाए।
तो इसीलिए मैं एवरेज कॉस्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अब अगर हमें बजट बनाना है प्री डिलीवरी वाला, अपना जो हमारी सैलरी के हिसाब से अगर मैं बजट की बात करूँगा, तो जो प्री डिलीवरी वाला पीरियड होगा 9 मंथ्स का, तो उन 9 मंथ्स में अगर हम अलग अलग कॉस्ट लेके चले तो वो एक हर मंथ का मेरे को अलग बजट बनाना पड़ जाएगा। तो इससे बेटर ये रहेगा कि हम ये टोटल कॉस्ट जो आ रही है इन सब का सम कर दें और इसे 9 से डिवाइड कर दें। तो वो जो हमारे प्री डिलीवरी वाले 9 मंथ्स का बजट होगा, इस एवरेज कॉस्ट को हम उस बजट में कंसिडर कर लेंगे। तो इसका सम कर लेते हैं सारी कॉस्ट का। पहले इनका हमने सम कर लिया और इसे हम डिवाइड कर देंगे 9 से, बिकॉज हम प्री डिलीवरी में 9 मंथ्स की बात कर रहे हैं। तो इनकी एवरेज कॉस्ट निकल आएगी। तो हम देखते हैं एवरेज कॉस्ट कितनी आ रही है 9 मंथ्स के अंडर इनकी। तो ये आ रही है 4488 रुपीज़। तो हम लगभग 4500 रुपये मान लेते हैं। दीज आर द रिकरिंग एक्सपेंसेस जो आपको हर मंथ करने पड़ेंगे 9 मंथ्स के ड्यूरेशन में, अगर आप एक पेरेंट बनने वाले हो। सो अब आगे बात करते हैं पोस्ट डिलीवरी एक्सपेंसेस के बारे में। तो पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक प्रॉपर बजट बना के दिखाऊंगा कि आप ये सारे खर्चे जो वन टाइम डिलीवरी से रिलेटेड और रिकरिंग एक्सपेंसेस है प्री डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी से रिलेटेड, ये सारे खर्चे होने के बावजूद भी आप उसी सैलरी में कैसे अपना मैनेज कर सकते हैं एक बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो करके। तो सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट डिलीवरी एक्सपेंसेस के बारे में। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पोस्ट डिलीवरी एक्सपेंसेस, एंड जैसा कि मैंने बताया था मैं 1.5 साल तक ही कंसिडर कर रहा हूँ पोस्ट डिलीवरी एक्सपेंसेस, यानी कि 18 मंथ्स तक ही हम आज बात करेंगे जो भी डिलीवरी एक्सपेंसेस होंगे। सो पोस्ट डिलीवरी एक्सपेंसेस को भी मैंने वन टाइम एंड रिकरिंग कॉस्ट में डिवाइड करा हुआ है। सो सबसे पहले आता है वन टाइम कॉस्ट पे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉस्ट आएगी आपकी पोस्ट डिलीवरी वो होती है हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड। हेल्थ इंश्योरेंस मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप जब अपने बच्चे को ऐड करेंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा, एंड इसका जो कॉस्ट बैठेगा लगभग 5000 रुपये बैठेगा। सो नेक्स्ट टू इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस आर नेमिंग सेरेमनी एंड बर्थडे पार्टी। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग फंक्शन भी करते हैं जब वो अपने बच्चे का नामकरण करते हैं। तो ये बेसिक मैंने कॉस्ट यहाँ पे ऐड करी है 25,000 रुपये, जो अगर आप घर पे एक फंक्शन करेंगे नामकरण से रिलेटेड अपने बच्चे का, तो मैं समझता हूँ 20 से 25,000 रुपये आपका खर्चा आएगा। अगर आप थोड़े बहुत गेस्ट वगैरह को भी बुलाते हैं तो एक मिनिमम कॉस्ट मैंने लेके चली है। एंड यही अगर आप बाहर करेंगे होटल में करेंगे तो यही 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख डिपेंडिंग अपॉन योर बजट ये इंक्रीज़ हो जाती है। बट यहाँ पे मैं मिनिमम कॉस्ट लेके चल रहा हूँ। एंड वही अगर हम बात करें बर्थडे पार्टी, तो ये भी मैंने अगर आप एक घर पे छोटा सा फंक्शन करते हैं अपने क्लोज फ्रेंड्स वगैरह को बुलाते हैं तो घर पे जो आपकी कॉस्ट आएगी लगभग 20,000 रुपये आएगी। तो यही मैंने यहाँ पे 20,000 रुपये ऐड कर दिया है। तो ये मैं समझता हूँ ये मेजरली ये 3 खर्चे तो मोस्ट ऑफ द 95% ऑफ द पेरेंट्स करेंगे ही आफ्टर देयर बेबी इज बॉर्न। सो इनको हम ऐड कर लेते हैं एंड इनका टोटल देखते हैं 50,000 आ रहा है यहाँ पे। सो बात करते हैं रिकरिंग एक्सपेंसेस के बारे में। तो बात करते हैं डॉक्टर्स फी पर विजिट। अगेन 600 रुपये मैंने लिया है एक बच्चे का अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं। एंड 1.5 साल में मैं समझता हूँ कम से कम आप 8 बार तो जाएंगे। शुरू में ज़्यादा बार जाएंगे एंड जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा तो कम जाएंगे। तो ऑन एन एवरेज मैंने 8 टाइम्स लेके चला है एंड 600 रुपीज़ इज़ द कॉस्ट डॉक्टर्स फी पर विजिट। सो यहाँ अगर हम टोटल करें तो 4800 रुपये बैठेगा 1.5 साल का जो आपका खर्चा आएगा डॉक्टर्स फी का। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस वैक्सीनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके बच्चे की लाइफ में जब वो बॉर्न होता है एंड बहुत ज़रूरी हो जाता है उसको वैक्सीनेट कराना। तो ये जो 1800 कॉस्ट मैंने पर मंथ की ली है ये कम भी हो सकती है ज़्यादा भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वैक्सीन, बट ये एक मैंने ऑन एन एवरेज कॉस्ट ली है। एंड लगभग 20 से 30 वैक्सीन लगती हैं शुरू के 1.5 साल में एक बच्चे को। तो ये फिगर मैंने यहाँ पे 25 ले ली है। एंड पर मंथ कॉस्ट 1800 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यही कॉस्ट 45,000 रुपीज़ के आसपास बैठेगी, जो एक बहुत ज़्यादा बड़ी कॉस्ट साबित होती है 1.5 साल के अंदर अंदर। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ डाइपर एंड वाइप्स। ये चीज़ भी आप इग्नोर नहीं कर सकते बिकॉज एक ये बेसिक नेसेसिटी है एक बच्चे के लिए। तो अगर आप डाइपर्स पहनाते हो, आजकल बहुत सारे लोग होते हैं लंगोट भी प्रेफर करते हैं, बट मेजरली 90% लोग आजकल लंगोट ना पहनाकर डाइपर्स भी पहनाते हैं एंड वाइप्स भी यूज़ करते हैं बच्चे की स्किन वगैरह पोंछने के लिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्ट है जो हमें कंसिडर करनी चाहिए। एंड इसका मैंने पर मंथ कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम भी 1500 रुपये अगर मैं कंसिडर करूँ एंड 18 मंथ्स का जो पीरियड है 1.5 साल का, तो उसे अगर मैं कंसिडर करूँ तो 18 टाइम्स मैंने इसे करा हुआ है। तो 27,000 इज़ द कॉस्ट दैट इज़ कमिंग। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस बेबी फूड यानी कि फार्मूला मिल्क। तो वैसे तो होता है कि 6 मंथ्स के बाद ही देना चाहिए, बट मैंने एक ऑन एन एवरेज अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ हो सकता है 1500 हो 2000 रुपये हो डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांड यू आर गिविंग। सो मैंने ऑन एन एवरेज 1000 रुपये कॉस्ट ले ली और इसे 18 से मल्टीप्लाई अगर हम करें तो 18,000 रुपये बैठेगा।
सो नेक्स्ट बात करते हैं बेबी क्लोथ्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट खर्चा है, जाहिर सी बात है आप खरीदेंगे बच्चे के कपड़े जब वो नया पैदा होगा, एंड जल्दी जल्दी बड़ा भी होगा तो क्लोथ्स भी जल्दी जल्दी आपको चेंज करने पड़ेंगे। तो यही मैंने खर्चा लगभग मिनिमम से मिनिमम भी 500 रुपये महीना अगर हम कंसिडर करें, एंड हर दूसरे महीने तो ऑलमोस्ट आपको चेंज करने ही पड़ेंगे, एंड नए कपड़े भी आप ऐड करेंगे। तो ये लगभग मैंने टोटल ऑन एन एवरेज 4500 कॉस्ट यहाँ पे इंक्लूड कर ली है इसकी। नेक्स्ट पॉइंट इज बेबी स्किन प्रोडक्ट्स। यहाँ भी लगभग मैंने 4800 रुपये इसके कैलकुलेट कर लिए हैं 1.5 साल के अंदर, हो सकता है इससे ज़्यादा भी लग जाए। और अब बात करते हैं टॉयज़ के बारे में। जाहिर सी बात है टॉयज़ भी आप खरीदोगे थोड़े बहुत, तो 5000 रुपये मैंने 1.5 साल की कॉस्ट ऐड कर ली है। सो ये जो लास्ट में 2 खर्चे दे रखे हैं बेबी सिटर और एक्सेसरीज से रिलेटेड, यानी कि कार सीट हो गई, स्ट्रॉलर हो गया या प्रैम हो गया, आपका बेबी से रिलेटेड जॉब खर्चा होता है। एंड ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द चॉइस। सो ये 2 खर्चे मैं इंक्लूड नहीं कर रहा। और अगर हम पोस्ट डिलीवरी एक्सपेंसेस की बात करें तो यहाँ पे भी मैंने एवरेज कॉस्ट पर मंथ लेके चली हुई है। तो इस केस में भी हम ये सारी जो आइटम्स है टोटल कॉस्ट में इनका सम कर लेते हैं। डॉक्टर्स फी पर विजिट से लेकर टॉयज तक का इनका सम करते हैं और इनको हम अब डिवाइड करेंगे 18 मंथ्स में, बिकॉज प्री डिलीवरी में हमने 9 मंथ से डिवाइड करा, यहाँ हम पोस्ट डिलीवरी की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम 1.5 साल का कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए हम इसको 18 से डिवाइड कर लेंगे इनका जो भी सम आएगा। तो पहले इसका सम कर लेते हैं और फिर इसको 18 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ हम डॉक्टर्स फी पर विजिट से लेकर टॉयज तक कंसिडर करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 18 से, बिकॉज हम पोस्ट डिलीवरी की बात कर रहे हैं। तो ये आ गया हमारा 6061 रुपीज़। और ये जो 6000 रुपीज़ हमारी एवरेज कॉस्ट आई है, ये हम पोस्ट डिलीवरी वाले पीरियड में जो हम बजट बनाएंगे उसमें हम ये कंसिडर करेंगे इस अमाउंट को। सो अभी हमने प्री डिलीवरी और पोस्ट डिलीवरी से रिलेटेड एक्सपेंसेस तो देख लिए कि रिकरिंग एक्सपेंसेस हमारे पर मंथ कितने ऐड अप हो रहे हैं, वन टाइम एक्सपेंसेस हमारे कितने ऐड अप हो रहे हैं। सो इसी से रिलेटेड एक अच्छा बजट भी बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बट एक अच्छा बजट बनाने से पहले कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो आपको ज़रूर लेने चाहिए। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज। सो अगर आपके पास एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस है तो आप ज़रूर चेक कर लें कि आपके हेल्थ इंश्योरेंस में मैटरनिटी बेनिफिट्स इंक्लूडेड हैं या नहीं, और अगर इंक्लूडेड हैं तो आपका उसमें वेटिंग पीरियड कितना है, ताकि आपको मैटरनिटी बेनिफिट्स यानी कि डिलीवरी और आपके बेबी से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस है उसका ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम मिल सके। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्टार्टिंग एंड इन्वेस्टमेंट। सो अगर आपने अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी हुई तो मेक श्योर यू स्टार्ट एन इन्वेस्टमेंट एज सून एज यू स्टार्ट प्लानिंग फॉर अ बेबी, एंड द इन्वेस्टमेंट अमाउंट शुड बी मिनिमम 20% ऑफ योर मंथली इन हैंड सैलरी। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज योर कंपनीज मैटरनिटी लीव पॉलिसी। तो अगर आप एक वर्किंग पेरेंट है और एक जॉब में है, सो आपको अपनी कंपनी की मैटरनिटी लीव पॉलिसी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि आपके एक्सपेंसेस कम से कम सफ़र हो। सो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इमरजेंसी फंड्स। सो आइडियली आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना बहुत ज़रूरी है, विच शुड बी इक्वल टू एटलीस्ट 6 मंथ्स ऑफ योर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। सो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मेरे को लगता है एक अच्छा बजट बनाने से पहले आपको ज़रूर कंसिडर करने चाहिए। सो अब बात करते हैं एक अच्छा बजट कैसे बनाएं। सो एक अच्छा बजट बनाने से पहले हमें एक बेसिक प्रिंसिपल के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, जो कि है 50-30-20 बजटिंग प्रिंसिपल। सो ये 50-30-20 ये क्या है, आइए समझते हैं। सो 50% ऑफ योर टोटल मंथली इनकम शुड बी एलोकेटेड टुवर्ड्स योर बेसिक नीड्स, यानी कि ऐसी ज़रूरतें जिनके बिना आपका गुजारा ही नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके घर का रेंट हो गया, आपका बिजली का बिल हो गया, आपका राशन हो गया, आपका गैस का बिल हो गया, ये सारी चीज़ें जिनके बिना आपका गुजारा ही नहीं होगा। नाउ 30% शुड बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर वांट्स, ऐसी चीज़ें जो आप करना चाहते हैं। मतलब आप एक ज़िंदगी जी रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपकी कुछ नीड्स तो होंगी, साथ ही साथ आपकी कुछ इच्छाएं भी होंगी, और आप ज़रूर चाहेंगे कि हम उन इच्छाओं को भी पूरा करें, वरना ये ज़िंदगी जीने का ही क्या फ़ायदा। सो जाहिर सी बात है सबकी अलग अलग इच्छाएं होती हैं कि मैं कपड़े लूँ, मोबाइल फ़ोन लूँ, मूवी देखने जाऊँ, घूमने जाऊँ, तो ये सब चीज़ें वांट्स में आती हैं। सो 30% शुड बी एलोकेटेड टुवर्ड्स योर वांट्स एंड द बैलेंस 20% शुड बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट्स हो गया, रिकरिंग डिपॉजिट्स में इन्वेस्टमेंट्स हो गया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो गया, वगैरह वगैरह। तो अब जो हमने 50-30-20 वाला एक बेसिक बजटिंग प्रिंसिपल समझ लिया है, तो चलिए वापस से लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं एक अच्छा बजट कैसे बनाया जाए। तो देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है 50-30-20 बजटिंग प्रिंसिपल, यानी कि 50% इज फॉर योर नीड्स, 30% इज फॉर योर वांट्स एंड 20% इज फॉर योर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स। सो अगर हम बात करें कि अगर आपकी मंथली हाउस होल्ड इनकम 40,000 रुपीज़ है, तो अगर हम इस बेसिक बजटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करें
तो 20,000 विल बी फॉर योर नीड्स, 12,000 विल बी फॉर योर वांट्स एंड 8,000 फॉर योर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। सो अगर इसी बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हम अपने मंथली एक्सपेंसेस पे आए, तो मंथली एक्सपेंसेस का यहाँ पे मैंने एक चार्ट बना रखा है। तो मान लीजिए आप पेरेंट नहीं बने या प्लान नहीं कर रहे, तो पेरेंट बनने से पहले जो आपकी सैलरी होगी 40,000, उसको आपने इसी बेसिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डिवाइड किया। तो मान लेते हैं अभी प्री डिलीवरी आपका एक्सपेंसेस है नहीं, क्योंकि आपने अभी कोई प्लान नहीं किया है। सो सबसे पहले आपकी नीड्स पे आते हैं, यानी कि आपका रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी गैस हो गई, इंटरनेट मोबाइल रिचार्ज हो गया, ये भी मैं समझता हूँ आज के टाइम में एक नीड ही है। फ्यूल हो गया, राशन हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपकी नीड्स में काउंट होंगी एंड इसके अकॉर्डिंग मैंने अलग अलग डेडिकेट कर दी हैं अलग अलग अमाउंट। सो मान लीजिए आपकी सैलरी 40,000 है, तो मैं समझता हूँ 9,000 अप्रॉक्सीमेटली आपका रेंट अगर मान लीजिए होता है, 3,500 इज़ फॉर योर इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस, 1,500 is for your internet and mobile recharge. These are monthly amounts according to your monthly salary. So 2,500 for your fuel, मान लीजिए आपके पास एक बाइक है, and 3,500 will be for your राशन। So ये मैं समझता हूँ एक एवरेज अमाउंट में लेके चल रहा हूँ 40,000 हाउस होल्ड इनकम के हिसाब से। तो ये नीड्स में सारी चीज़ें आ जाएंगी। सो अब आते हैं वांट्स के ऊपर। वांट्स में मैंने ये 4 चीज़ें इंक्लूड करी हुई हैं, जिसमें हाउस हेल्प हो गया, यानी कि हाउस हेल्प अगर आप किसी को रखते हो अपने घर में, तो ज़रूरी नहीं है वो आपकी नीड में है, आपकी वांट्स हो सकती है, इसलिए मैंने इसको वांट में इंक्लूड किया है। तो हाउस हेल्प के लिए मैंने डेडिकेट करे हैं 3,000 रुपीज़ पर मंथ, एंटरटेनमेंट के लिए मैंने डेडिकेट करे हैं 2,000 रुपीज़ पर मंथ। जाहिर सी बात है आप बाहर भी खाने जाएंगे, मूवी भी देखेंगे, तो इसके लिए पर मंथ मैंने 2,000 रुपीज़ अमाउंट डेडिकेट करे हुए हैं। एंड वेकेशन की अगर मैं बात करूँ, तो जाहिर सी बात है कभी कभी आपको मन करेगा कि आप घूमने भी जाएँ आसपास, तो उसके लिए मैंने मंथली एक अमाउंट जो एक निकाल के रखा हुआ है वो 6,000 रुपये, एज पर योर 40,000 मंथली इनकम के हिसाब से मैंने 6,000 रुपये अलग से निकाल के वांट्स में डाले हुए हैं। और अदर्स में मैंने छोटे मोटे जो भी आपकी चीज़ें, आपकी ज़रूरतें, कभी मन करता है आपको कुछ लेने का, तो 1,000 रुपये उसके लिए डेडिकेट करके रखे हुए हैं। जो हमारा 12,000 अमाउंट बैठना चाहिए, 30% ऑफ 40,000, तो ये अमाउंट हमारा 12,000 ही बैठेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल अगर करें तो यहाँ पे 12,000 बैठ रहा है। तो इसी अकॉर्डिंग मैंने डिवाइड करा है। आपकी इनकम जैसे भी हो सकता है आपकी इनकम 40,000 ना हो के आपकी इनकम 25,000 हो। आप बोलेंगे नहीं मेरी 25 नहीं 50,000 इनकम है, तो आप 50,000 इनकम के हिसाब से यहाँ डिवाइड कर लीजिए। 50,000 ना हो के हो सकता है आपकी 1 लाख इनकम हो, 1.5 लाख इनकम हो, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। तो आते हैं अब इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। तो इन्वेस्टमेंट्स में हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है 20%, जो कि होता है 40,000 का 8,000। तो इन्वेस्टमेंट्स में हमने, और इन्वेस्टमेंट्स हो गई, सेविंग्स हो गया, यहाँ पे 5,000 रुपये हमने इन्वेस्टमेंट्स कर दिया है। जो भी हुआ, म्यूचुअल फंड हो गया, आपका आरडी हो गया, आप जो भी करना चाहता है, तो 5,000 मैंने उसके लिए रख लिया है। एंड सेविंग्स में मान लीजिए आप चाहते हैं कि मेरे बैंक अकाउंट में भी कुछ पड़ा रहा है हर महीने, ये नहीं है कि मैं सारा अमाउंट है सारा खर्च कर दूँ, तो 3,000 रुपये मैंने सेविंग्स के लिए रख लिया। तो इन दोनों का टोटल अगर हम करें तो 8,000 रुपीज़ ही बैठेगा एज पर योर बजटिंग प्रिंसिपल। सो ये एलोकेट हो गया अलग अलग, 20,000 फॉर योर नीड्स एंड 12,000 फॉर योर वांट्स एंड 8,000 फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स। बट ये आपका रेगुलर वाला बजट हो गया जब आपने पेरेंट बनने का प्लान नहीं करा है उससे पहले। मान लीजिए आप एक पेरेंट बनने का प्लान करते हैं, तो जो मैंने अभी आपको बताया प्री डिलीवरी से रिलेटेड और पोस्ट डिलीवरी से रिलेटेड जो जो भी आपके एक्सपेंसेस होंगे, उनको हम कंसिडर अगर करें तो इस बजट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और हमें क्या चेंज करना चाहिए। तो अब बात करते हैं प्री डिलीवरी एक्सपेंसेस के बारे में पहले। तो और हम यहाँ पे अभी रिकरिंग कॉस्ट को लेके चल रहे हैं, बिकॉज ये पर मंथ का हम बजट बना रहे हैं एक एवरेज कॉस्ट को लेके, तो इसलिए हम रिकरिंग कॉस्ट को ही कंसिडर करेंगे, वन टाइम कॉस्ट को हम बाद में बात करेंगे। तो ये रिकरिंग कॉस्ट की जो हमारी एवरेज कॉस्ट आ रही थी, जो हमने यहाँ पे एवरेज कॉस्ट निकाली थी, वो आ रही थी लगभग 4,500 रुपीज़। यहाँ पे 4,488 लिखा हुआ है, मैं रफली अराउंड 4,500 रुपीज़ लेके चलता हूँ। तो ये जो 4,500 रुपीज़ की फिगर है, यहाँ पे मैं यहाँ पे प्री डिलीवरी के आगे, और ये हम नीड्स में ही कंसिडर करेंगे बिकॉज इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, हमारी नीड्स में ही आएगी। तो ये 4,500 की फिगर हम यहाँ लिख देते हैं। तो अब वापस से अगर हम इन नीड्स का टोटल करें तो ये आ रहा है 24,500 रुपीज़, जो कि आना चाहिए था 20,000 रुपीज़ एज पर आवर बजटिंग प्रिंसिपल। तो ये जो 4,500 रुपीज़ का एक्सेस आया, ये अब हमें फुलफिल तो करना ही है बिकॉज हमारी नीड्स है प्री डिलीवरी वाली। तो अब हमें खुद देखने की ज़रूरत है कि ऐसी कौन सी वांट्स हैं या इन्वेस्टमेंट्स हैं या बाकी नीड्स हैं जहाँ पे हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप एटलीस्ट अपनी इन्वेस्टमेंट्स और अपनी नीड्स को ना छेड़ें, बिकॉज ये ज़रूरी चीज़ें हैं आपके लिए, इसे एज इट इज़ चलने दें। और अपनी वांट्स में से ऐसी चीज़ देखें जो इस 9 मंथ के पीरियड में आपको इतनी ज़रूरी नहीं लगती, जिसके बिना भी आपका काम चल सकता है। तो अगर हम इस केस में वेकेशन की बात करें तो डॉक्टर भी ऑब्वियसली 9 मंथ में रिकमेंड करेगा कि आप रेस्ट करो और ज़्यादा
एक्सर्शन मत करो। तो इस केस में हम वेकेशन को लेके चलते हैं। आपके केस में कुछ और भी हो सकता है, बट यहाँ पे मैं वेकेशन को इग्नोर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम 6,000 फिगर को 0 कर देते हैं। तो अभी भी 1,500 रुपये बच गए, बिकॉज हमारा 4,500 एक्सेस में ही आ रहा था और हमने 6,000 की फिगर को 0 कर लिया। तो ये जो 1,500 बचे, आप हो सकता है वेकेशन में ही दोबारा से इंक्लूड कर लें। पूरे आप 6,000 ना हटाया, 1,500 वेकेशन में ही कंसिडर कर लें। आप सोचते हैं पास में ही चले जाएं, बट 1,500 में मैं नहीं समझता आप एक वेकेशन पे जाएंगे। तो उससे बेटर ये होगा आप इस अमाउंट को 0 कर दें, और एंटरटेनमेंट जो हमने 2,000 रुपीज़ लिखा हुआ है, इसमें वो 1,500 और ऐड कर दें। तो एंटरटेनमेंट में इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज एंटरटेनमेंट में मैंने फूड और जो आप मूवीज़ वगैरह देखने जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो मैंने कंसिडर करा हुआ है। और इस 9 मंथ के पीरियड में जाहिर सी बात है आपकी वाइफ की फूड क्रेविंग्स भी बढ़ेंगी। तो आपका हो सकता है बाहर का खाने का खर्चा ज़्यादा हो, या फिर आप बाहर से डिलीवरी मंगाते हो फूड की। तो इसलिए मैं समझता हूँ एंटरटेनमेंट में आप ये 1,500 अमाउंट यूटिलाइज़ कर लें जो आपने पहले 2,000 रुपीज़ अलॉट करे हुए थे। तो ये हमें देखने की ज़रूरत है कि हम ऐसी कौन सी वांट्स है जो हम इस 9 मंथ के पीरियड में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, ताकि हमारी नीड्स और स्पेशली हमारी इन्वेस्टमेंट्स कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो अब हम अगर पोस्ट डिलीवरी एक्सपेंसेस की बात करें, तो वापस से हम रिकरिंग एक्सपेंसेस पे आते हैं, जो ये सारे हमने कंसिडर करे थे। और इनकी जो 18 मंथ्स की हमारी एवरेज कॉस्ट निकल के आई थी, वो आई थी 6,000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली। तो ये जो 6,000 की फिगर है, हम वापस से पोस्ट डिलीवरी वाले अपने ग्राफ की तरफ आते हैं। तो पोस्ट डिलीवरी में देख सकते हैं आप, मैंने नीड्स में लिखा है बिकॉज ये भी आपकी नीड्स है, आप इसे इग्नोर नहीं करेंगे। तो ये 6,000 रुपीज़ मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ। तो वापस से अगर हम अपनी नीड्स का टोटल करें तो वो आ रहा है 26,000 रुपीज़, बट वो आना चाहिए था 20,000 रुपीज़। तो ये जो 6,000 का एक्सेस आ रहा है, तो अगेन अब हमें देखने की ज़रूरत है कि ये 18 मंथ्स का जो पोस्ट डिलीवरी वाला पीरियड है, इसमें ऐसी हमारी कौन सी वांट्स हैं जिसे हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, ताकि हमारी नीड्स और हमारी इन्वेस्टमेंट्स कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो वापस से अगर मैं वेकेशन का जो मैंने 6,000 रुपीज़ अलॉट करे हुए थे, तो इसको मैं 0 कर दूं, तो ये जो हमारा 0 हुआ, ये वापस से हमारा पोस्ट डिलीवरी वाली नीड्स में हम इसे यूटिलाइज कर सकते हैं इस अमाउंट को, ताकि हमारी नीड्स और इन्वेस्टमेंट्स कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। सो अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये तो प्री डिलीवरी और पोस्ट डिलीवरी से रिलेटेड रिकरिंग एक्सपेंसेस है पर मंथ जो आपके हो रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड हमने बजट बना लिया, बट जो वन टाइम एक्सपेंसेस है प्री डिलीवरी और पोस्ट डिलीवरी से रिलेटेड, उनका हम कैसे मैनेज करें। तो आइए उनके बारे में भी समझते हैं कि उनको कैसे मैनेज करा जाए। सो आपको ध्यान होगा, ये बजट बनाने से पहले मैंने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे जो आपको कंसिडर करने चाहिए, और उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो था इन्वेस्टमेंट रिलेटेड। सो आप जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। सो मान लीजिए आज आपकी शादी हुई और इसी मन से आप सोच रहे हैं कि मैं अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करता हूँ। तो मान लीजिए आपकी सैलरी है पर मंथ, जो अभी मैंने एग्जांपल में आपको दिखाया, 40,000 रुपीज़। सो बेसिक बजटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से 20% शुड बी योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट। सो 20% ऑफ 40,000 इज 8,000 रुपीज़ पर मंथ। तो मान लीजिए जो हमने इधर इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स के मिला के 8,000 रुपीज़ जो बैठे, 8,000 रुपीज़ आप 1.5 साल तक इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी शादी होने के बाद। और मोस्टली केसेस में यही होता है कि 1.5 साल के बाद ही लोग प्लानिंग स्टार्ट करते हैं, 1.5 से 2 साल का गैप ले लेते हैं शादी के बाद। तो इसलिए अगर हम एक एवरेज टाइम पीरियड लेके चले जो कि 1.5 साल है शादी के बाद, तो 18 मंथ्स के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे 8,000 रुपीज़। जो इसका टोटल आएगा वो आएगा 1,44,000 एक्सक्लूडिंग योर रिटर्न्स, बिकॉज इसमें कुछ आपके रिटर्न्स भी आपको मिलेंगे इस 18 मंथ्स के पीरियड में। तो मैं सिर्फ ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट अगर लेके चलूँ तो 1,44,000 रुपीज़ होगी अगर आप 18 मंथ्स तक 8,000 रुपीज़ हर मंथ इन्वेस्ट करेंगे। तो अब देखते हैं हमारा जो पोस्ट डिलीवरी और प्री डिलीवरी का टोटल आ रहा था वन टाइम एक्सपेंसेस का, बिकॉज यहाँ पे वन टाइम कॉस्ट जो हमने टोटल करा हुआ था वो आ रहा था 90,000 रुपीज़, बिकॉज हमने ये स्टार्टिंग में प्री डिलीवरी में ये दो कॉस्ट ली थी, इसका टोटल आ रहा था 90,000 रुपीज़, एंड पोस्ट डिलीवरी में हमने जो ये तीनों कॉस्ट का टोटल लिया था वो आ रहा था 50,000 रुपीज़। तो 90,000 और 50,000 इन दोनों का जो टोटल आएगा वो आएगा 1,40,000 रुपीज़। तो आपने देखा कैसे आपने जो 1,44,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करें, उससे आपका जो वन टाइम कॉस्ट आई थी प्री डिलीवरी और पोस्ट डिलीवरी वाली 1,40,000 रुपीज़, तो वो सिर्फ आपकी सेविंग्स करने से ही, ये 18 मंथ्स की सेविंग से ही कवर अप हो गई। सो इसलिए एक अच्छा बजट बनाना और साथ ही साथ टाइमली इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इफ़ यू आर प्लानिंग टू बिकम अ पेरेंट, बिकॉज जितना जल्दी आप ये करेंगे उतना ही ज़्यादा यू विल बी एबल टू एंजॉय योर पेरेंटहुड डेज विदाउट हैविंग टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। मैं पूरी कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी सब क्वेश्चंस को आंसर करने की। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ऑन, ताकि आपको आने वाले सारे अपडेट्स के बारे में पता लगता रहे। एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वेल्दी पेरेंटहुड बाय कार्तिक।